आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें। आज है 15 दिसंबर 2025 और ये रही आज की सुर्खियां। मोरक्को में आए सैलाब से 37 लोगों की मौत, खिलौनों की तरह बह गईं गाड़ियां। रूस ने 130 ड्रोन गिराए, यूक्रेनी हमला हुआ नाकाम। अगर सीजफायर टूटा तो बदला तय, हमास का सख्त ऐलान। गजा सीजफायर का दूसरा फेज अधर में लटका, इसराइल और हमास फिर आमने सामने। ईरान का खुला ऐलान, हिजबुल्लाह को हर हाल में जारी रहेगा सपोर्ट। लेबनान हुआ ईरान पर लाल। सूडान जंग पर सऊदी अरब हुआ एक्टिव, रियाद पहुंचे सूडानी आर्मी चीफ अल बुरहान। और मोरक्को अल्जीरिया बॉर्डर पर मातम, कड़ाके की ठंड से 9 अफ्रीकी माइग्रेंट्स की मौत। फ्यूचर के ख्वाब ने आज में ही जिंदगी कर दी खत्म। ये दिन कुछ हेडलाइंस, लेकिन इनके अलावा भी हैं कई अहम खबरें। आजाद बोल इंडिया में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आजाद और ये है स्पेशल प्राइम टाइम शो दुनिया भर की खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं तफसील से खबरों का ये सिलसिला। सबसे पहली खबर मोरक्को से लेते हैं, जिसका नाम आप कम ही सुनते होंगे खबरों में। मोरक्को के वेस्ट में तबाही मचाने वाले सैलाब ने 37 लोगों की जान ले ली है। तेज तूफान और बारिश के बाद अचानक आए सैलाब ने साफी शहर को डुबो दिया। लोकल अथॉरिटीज के मुताबिक वेस्टर्न मोरक्को के साफी शहर में आए फ्लैश फ्लड्स में कम से कम 37 लोगों की जान चली गई, मौत हो गई। साफी के गवर्नर ऑफिस के बयान के मुताबिक इस हादसे में 20 लोग जख्मी हुए हैं, जिन्हें साफी के बड़े सरकारी अस्पताल में एडमिट करवाया गया है। रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है। अथॉरिटीज का कहना है कि मुतासिर इलाकों को सिक्योर करने और लोकल रेजिडेंट्स को सपोर्ट देने के लिए ज़रूरी कदम उठाए जा रहे हैं। इससे पहले इतवार को मोरक्को की स्टेट न्यूज़ एजेंसी ने लोकल ऑफिशियल्स के हवाले से बताया था कि करीब 1 घंटे में हुई बारिश में ही इतना ज़्यादा पानी गिरा कि सिटी के घर, दुकानें और बिजनेस एरिया पूरी तरह फ्लड वाटर में डूब गए। सैलाब में गाड़ियां भी खिलौनों की तरह बहती नजर आईं, जो आप इन तस्वीरों में देख भी रहे होंगे और देख रहे होंगे कि लोग कार की छतों पर चढ़े हुए हैं। हर इलाके में पानी भरा हुआ है। ये सैलाब तेज थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी के बाद आया और साफी शहर कुछ ही पलों में तबाही के मंजर में बदल गया। बढ़ते आगे, रशियन एयर डिफेंस सिस्टम का दिमाग चकरा गया है, लेकिन वो यूक्रेन के ड्रोन्स को जमकर तबाह कर रहे हैं। रूस के एयर डिफेंस सिस्टम्स ने रात भर में यूक्रेनी ड्रोन अटैक को नाकाम करते हुए 130 ड्रोन रूसी रीजन और कैस्पियन सी के ऊपर मार गिराए। ये इत्तला रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री ने दी है। रिपोर्ट के मुताबिक इस मैसिव ड्रोन अटैक की वजह से कई घरों को नुकसान पहुंचा, जबकि 2 कारें भी डैमेज हुई हैं। वहीं कामेंस्की डिस्ट्रिक्ट में ड्रोन अटैक से पावर सप्लाई लाइन डैमेज हो गई, जिसके चलते एक वाटर इनटेक फैसिलिटी और पंपिंग स्टेशन को शट डाउन करना पड़ा। रूस ने आज पीर को एक बार फिर से साफ कहा है कि जंग खत्म करने से जुड़ी बातचीत में यूक्रेन का नॉन नेटो स्टेटस एक कॉर्नर स्टोन यानी एक बुनियादी मुद्दा है। ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब यूक्रेनी प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की खुद मान चुके हैं कि नेटो के कुछ मेंबर्स यूक्रेन की एंट्री के खिलाफ हैं। क्रेमलिन के स्पोक्सपर्सन यानी रूस के सदर के जो ऑफिस है क्रेमलिन, उसके स्पोक्सपर्सन दिमित्री पेस्कोव, इन्होंने डेली ब्रीफिंग के दौरान जर्नलिस्ट से बात करते हुए कहा कि ये मुद्दा बातचीत के सबसे अहम कॉर्नर स्टोन्स में से एक है और इस पर स्पेशल डिस्कशन की ज़रूरत है। पेस्कोव का ये बयान ऐसे वक्त पर आया है जब यूक्रेन वॉर को लेकर डिप्लोमेटिक ट्रैक्स पर हलचल तेज हो रही है और यूक्रेन की नेटो मेंबरशिप का सवाल एक बार फिर सेंटर स्टेज पर आ गया है। आपको पता ही होगा कि रूस ने ये जो जंग यूक्रेन के खिलाफ शुरू की थी, उसका एक बड़ा जो मकसद था या बड़ी वजह जो थी वो यही थी कि यूक्रेन नेटो ज्वाइन ना कर ले, क्योंकि ऐसे में फिर यूक्रेन और रशिया की जो सरहदें मिलती हैं, ऐसे में उसके नेटो ज्वाइन करते ही नेटो फोर्सेस रशियन सरहदों पर आकर खड़ी हो जाएंगी। और इसी खदशे की वजह से पुतिन ने यूक्रेन पर हमला करने का ऑर्डर दिया था। गजा में सीज फायर वॉयलेशन पर हमास ने एक सख्त मैसेज दिया है और कहा है कि बदला लेने का हक बरकरार है। हमास ने साफ कहा कि उसे सीज फायर एग्रीमेंट के वॉयलेशन, खास तौर पर उसके सीनियर कमांडर राइस साद के असैसिनेशन का रिस्पांस देने का पूरा हक हासिल है। हम बदला ले सकते हैं। हमास के सीनियर लीडर ओसामा हमदान ने 2 दिन पहले मारे गए अपने सीनियर कमांडर को ट्रिब्यूट दी और कहा कि कमांडर राइस साद ने पूरी जिंदगी फ़लस्तीनी कॉज, अपनी ज़मीन और अपने वतन के डिफेंस के लिए डेडिकेट कर दी।
हमदान ने कहा कि हम कतर, मिस्र और तुर्की में अपने भाइयों से सेकंड फेज की निगोसिएशंस कर रहे हैं। भाइयों का मतलब कोई चचा पुप्पा का भाई नहीं, मतलब वहाँ की हुकूमत और उनके लीडर्स, उनको हमदान अपने भाई कह रहे हैं। तो कतर, मिस्र और तुर्की में अपने भाइयों से सेकंड फेज की निगोसिएशंस कर रहे हैं, लेकिन ऑक्यूपेशन हर स्टेप पर, इसराइल हर स्टेप पर इस एग्रीमेंट को सबोटाज करने यानी उसको नुकसान पहुंचाने पर आमादा है। हमास के लीडर ने मूवमेंट की पोजीशन क्लियर करते हुए कहा कि हम अपने रेजिस्टेंस के हक पर कायम हैं, ख़ास तौर पर आर्म्ड यानी हथियारबंद रेजिस्टेंस के हक पर। उन्होंने ये भी जोर दिया कि अगर सीज फायर के दूसरे फेज़ की मॉनिटरिंग के लिए कोई इंटरनेशनल फोर्स डिप्लॉय होती है तो उसे फ़लस्तीनी खुद मुख्तारी की पूरी रिस्पेक्ट करनी होगी। बढ़ते हैं आगे। गज़ा पीस प्लान पर यूरोप को अमेरिका ने ब्रीफिंग दी है। यूएस एनवॉय स्टीव विटकॉफ और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर ने मंडे को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए यूरोपीय यूनियन फॉरेन मिनिस्टर्स को ट्रंप के गज़ा पीस प्लान पर ब्रीफ किया। ये जानकारी एक ईयू ऑफिशियल ने दी है, यानी गज़ा को लेकर ट्रंप हुकूमत का रोड मैप अब सीधे यूरोप के टॉप डिप्लोमेट्स के सामने रखा जा चुका है और आने वाले दिनों में इसी प्लान पर इंटरनेशनल लेवल पर अगली मूवमेंट तय होती नजर आएगी। याद रखिए, आज दिन के पहले वीडियो में हमने आपको बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने 70 मुल्कों को पैगाम भेजा है, रिक्वेस्ट की, बल्कि रिक्वेस्ट नहीं, अमेरिका ऑर्डर करता, हमने तब भी कहा था कि अपने फौजी गज़ा भेजो। हो सकता है ईयू से ये भी डिस्कस किया गया हो, क्योंकि कुछ यूरोपियन मुल्क थोड़ी हामी भर रहे हैं गज़ा में अपने फौजी भेजने को लेकर, जबकि मुसलमान मुल्क या अरब मुल्क थोड़ा हिचक रहे हैं, क्योंकि अगर हमास से हथियार छीनने की नौबत आए, डिसआर्म करवाने की नौबत आए, तो वो नहीं चाहते कि उनके हाथ से हमास के ऊपर गोली चले। गज़ा सीज फायर का दूसरा फेज़ अटक गया है। इसराइल और हमास आमने सामने हैं फिर से। गज़ा में यूएस ब्रोकर्ड सीज फायर के दूसरे फेज़ पर तकरार तेज़ हो गई है। इसराइल और हमास दोनों एक दूसरे पर डील को लटकाने और सीज फायर का वायलेशन करने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ये टेंशन उस वक्त और बढ़ गई जब गज़ा सिटी के पास इसराइल के हमले में हमास के सीनियर कमांडर रायद साद की मौत हो गई। इसके बाद हमास के गज़ा चीफ खलील अल हैया ने वीडियो बयान में कहा कि यह कत्ल सीज फायर की खुली वायलेशन है और पूरे समझौते को ख़तरे में डाल रही है ये जो हरकत है। खलील अल हैया ने कहा कि लगातार इसराइली वायलेशंस और टारगेटेड किलिंग्स इस एग्रीमेंट की वायबिलिटी को तबाह कर रही हैं। वहीं इसराइल का दावा है कि फ़लस्तीनी ग्रुप्स आखिरी होस्टेज की बची खुची हड्डियां या जो भी उसकी निशानियां हैं वो सौंपने से इनकार कर रहे हैं और दोबारा हथियारबंदी की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, इन इल्ज़ामों का मतलब साफ है कि सीज फायर कागज़ पर है, ज़मीन पर नहीं है और दूसरा फेज़ अब भी अधर में लटका हुआ है। लेकिन ये इल्ज़ाम तराशियाँ इस बात का भी इशारा देती हैं कि दोनों पार्टीज़ के बीच फिर से टेंशन बढ़ रही है और इसका निशाना फिर से गज़ा की आम आवाम बन सकती है। ईरान ने एक सख्त ऐलान जारी करते हुए कहा है कि हिजबुल्लाह को हम पूरी ताकत से सपोर्ट देते रहेंगे, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ईरान के सुप्रीम लीडर के सीनियर एडवाइज़र हैं अली अकबर वलायती, उन्होंने साफ कहा है, और जब वो कहें तो समझ लीजिए कि खामेनी खुद कह रहे हैं। तो वलायती ने साफ कहा कि ईरान लेबनान में अपने साथी हिजबुल्लाह को इसराइल के खिलाफ उसकी लड़ाई में पूरी मजबूती के साथ सपोर्ट करता रहेगा। वलायती का ये बयान ऐसे वक्त आया है जब लेबनान पर अमेरिका और इसराइल की तरफ से प्रेशर बढ़ रहा है कि हिजबुल्लाह को हथियार छोड़ने पर मजबूर किया जाए। ईरान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी है इरना, इसके मुताबिक वलायती ने तेहरान में हिजबुल्लाह के नुमाइंदे से मुलाकात के दौरान कहा कि हिजबुल्लाह रेजिस्टेंस फ्रंट का एक बहुत अहम पिलर है और ज़ायनिज़्म का मुकाबला करने में उसका बुनियादी रोल है। उन्होंने कहा कि ईरान सुप्रीम लीडर की क़ियादत और उनके हुक्म के तहत हिजबुल्लाह को रेजिस्टेंस की फ्रंट लाइन पर हर हाल में सपोर्ट करता रहेगा। ईरान कई सालों से जिसे वो रेजिस्टेंस का एक्टिव एक्सेस कहता है उसका साथ देता आ रहा है। इस नेटवर्क में लेबनान का हिजबुल्लाह, गज़ा का हमास और यमन के हूथी शामिल हैं। हाल की जंग जो हुई अभी, उसमें इसराइल से टकराव और फिर सीरिया में बशर अल असद की हुकूमत गिरने के बाद हिजबुल्लाह को बड़ा झटका लगा है, बड़े नुकसान भी पहुँचे हैं, क्योंकि बशर अल असद के ज़रिए ईरान से उसको ज़मीनी रास्ता मिला हुआ था, वो रास्ता जुड़ा हुआ था जो अब कट चुका है। लेबनान की हुकूमत ने अब हिजबुल्लाह को हथियारबंद होने से रोकने का वादा किया है।
शुरुआत मुल्क के साउथ इलाकों से करने की बात कही जा रही है, जहां हिजबुल्लाह का असर हमेशा रहा है। यही वजह है कि ईरान भी बेचैन है। वलायती के एक पुराने बयान पर बेरूत में काफ़ी नाराज़गी भी देखी गई थी। नवंबर के आखिर में उन्होंने कहा था कि लेबनान के लिए हिजबुल्लाह का वजूद रोज़ी और रोटी से भी ज़्यादा ज़रूरी है। इस पर लेबनान की फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से बयान आया था। वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर यूसुफ राजी ने एक्स पर जवाब देते हुए कहा था कि हमारे लिए रोटी और पानी से ज़्यादा अहम हमारी हुकूमत, आज़ादी और अपने फैसले खुद लेने का हक़ है। यानी ईरान से कहा गया था कि आप जो मोहब्बत है आपकी हिजबुल्लाह के लिए, उसके चक्कर में लेबनान के मामलों में दखल मत दो। इस बयानबाजी के बाद ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची ने लेबनानी फॉरेन मिनिस्टर को तेहरान आने की दावत दी, लेकिन राजी ने इस ऑफ़र को ठुकरा दिया। कुछ दिन बाद अल जज़ीरा को दिए एक इंटरव्यू में राजी ने रीजन में ईरान के रोल को बेहद नेगेटिव बताया और कहा कि ख़ास तौर पर लेबनान में ईरान अस्थिरता यानी इंस्टेबिलिटी की बड़ी वजह बन रहा है। ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक में मंडे को इस्राएली फोर्सेस ने कई इलाकों में रेड की, जबकि सेटलर्स ने अल-अक्सा मस्जिद कंपाउंड पर धावा बोला। फ़लस्तीनी न्यूज़ एजेंसी वाफा के मुताबिक इस्राएली फोर्सेस ने रामल्लाह से लगते कई गांवों अल-बीरा सिटी में रेड की। अल-बीरा में फोर्सेस ने लाइव बुलेट्स और टीयर गैस का इस्तेमाल किया। उधर दर्जनों इस्राएली सेटलर्स ने इस्राएली पुलिस की सिक्योरिटी में ईस्ट यरूशलेम में अल-अक्सा मस्जिद कंपाउंड पर धावा बोला। इसके अलावा नाब्लस के साउथ में अवार्ता टाउन के दीनी मुक़द्दस मकामात को भी निशाना बनाया। ये नंगा नाच रोज़ हो रहा है जब इस्राएली पुलिस की सरपरस्ती में सेटलर्स उन जगहों पर घुस रहे हैं जहां उन्हें जाने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं है। सूडान की आर्मी के चीफ अब्दुल फताह अल बुरहान मंडे को सऊदी अरब की दारुल हुकूमत रियाद पहुंचे। अल बुरहान के साथ एक डेलीगेशन भी मौजूद है। अल बुरहान एक ऐसे वक्त में सऊदी अरब पहुंचे हैं जब सूडान की खाना जंगी यानी सिविल वॉर ख़त्म करवाने की तमाम कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। सूडान की ये जंग अल बुरहान और एक ज़माने से उनके डिप्टी रहे रैपिड सपोर्ट फोर्सेस यानी RSF के कमांडर मोहम्मद हमदान दगलो के बीच चल रही है। इस जंग में अब तक दसियों हज़ार लोग मारे जा चुके हैं, करीब 1 करोड़ 20 लाख लोग बेघर हो चुके हैं और दुनिया का सबसे बड़ा भुखमरी और डिस्प्लेसमेंट क्राइसिस पैदा हो गया है। पिछले महीने पहली बार अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी सूडान की जंग में दिलचस्पी दिखाई थी, जब सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने उनसे इस मामले में दखल देने को कहा था। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि वो इस टकराव को ख़त्म कराएंगे। तो अब सवाल ये है कि क्या अल बुरहान का सऊदी अरब दौरा उसी कोशिश की एक कड़ी है? क्या जंग जल्द रुक जाएगी? बढ़ते हैं आगे। इस्राएली ऑक्यूपेशन फोर्सेस ने कब्जे वाले सीरियाई इलाके माउंट हर्मन यानी कि जबल अल शेख की चोटी पर हनुक्का त्यौहार का जश्न मनाया। ये एक पहाड़ है, पहाड़ी पूरी सीरीज़ है। सोशल मीडिया पर सामने आई तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि इस्राएली सोल्जर्स उस इलाके में मौजूद हैं जो सीरिया की ज़मीन है। ये इलाका हाल के महीनों में उस वक्त इस्राएली कंट्रोल में आया जब सीरिया के साउथ के हिस्सों में सीरिया की हुकूमत का कंट्रोल कमज़ोर पड़ गया। इसके बाद इस्राएली फोर्सेस ने 1974 के UN डिसएंगेजमेंट एग्रीमेंट के तहत बनाए गए डीमिलिटराइज जोन में भी दखल शुरू कर दिया। यानी तस्वीर साफ है, UN के समझौते को किनारे रखकर कब्जे की ज़मीन पर इस्राएली फ़ौज खुलेआम जश्न मना रही है। बढ़ते हैं आखिरी खबर की तरफ। मोरक्को और अल्जीरिया के बॉर्डर के करीब कड़ाके की ठंड ने 9 अफ्रीकी माइग्रेंट्स की जान ले ली। ह्यूमन राइट्स ग्रुप ने इस हादसे को बेहद डराने वाला और मूवमेंट की आज़ादी की खुली खिलाफ वर्जी बताया है। मोरक्कन एसोसिएशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के मुताबिक रास अस्फूर इलाके में 7 मर्द और 2 औरतों की लाशें मिलीं। ये पहाड़ी इलाका सर्दियों में बेहद ठंड के लिए जाना जाता है। ग्रुप का कहना है कि उनके जिस्म पहले ही थके हुए थे और फिर वो शायद ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाए। दोस्तों, हर साल हज़ारों माइग्रेंट्स बेहतर ज़िंदगी की तलाश में, अच्छे फ्यूचर की तलाश में नॉर्थ अफ्रीका से यूरोप पहुंचने की कोशिश करते हैं। मोरक्को से स्पेन की तरफ गैर कानूनी क्रॉसिंग इसका एक बड़ा रास्ता है। कुछ लोग नॉर्थ अफ्रीका में मौजूद स्पेन के छोटे एनक्लेव्स जैसे सेऊता और मेलिला तक पहुंचने के लिए बॉर्डर फेंस फांदते हैं या समंदर में तैर कर दाखिल होने की कोशिश करते हैं, जबकि कई माइग्रेंट्स
اس سے بھی زیادہ خطرناک راستہ چنتے ہیں، وہ اٹلانٹک سمندر پار کر کے کینری آئیلینڈز پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ایک لمبا سفر ہے جس میں اونچی لہریں ہیں، بھوک، ٹھنڈ اور ہر سال سینکڑوں لاشیں ملتی ہیں جو منزل سے پہلے سمندر یا سرحدوں میں دفن ہو جاتی ہیں۔ آج کے لیے لوگ اپنا فیوچر بھی قربان کرتے ہیں اور آج بھی قربان کر دیتے ہیں، یا یوں کہیں کہ فیوچر کے لیے سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ وہ لوگ جو ان خطرناک راستوں سے اب بھی ویسٹ جانا چاہتے ہیں، اگر ان میں سے کوئی میرا ویڈیو دیکھ رہا ہو تو میں ان سے کہوں گا، آدھی چھوڑ پوری کو بھاگے، آدھی ملے نہ پوری۔ جو مل رہا ہے وہ یہیں قبول کر لیجئے، وہی سب سے بہتر ہے۔ بہت بہت شکریہ، سلامت رہیے، خوش رہیے۔